हाय फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं पेपर नंबर सेकंड। देखिए पेपर सेकंड में क्या क्वेश्चंस है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में क्या सिलेबस है, क्या कुछ है, वो पेपर फर्स्ट की जो प्रैक्टिस है उसमें आप चेक करिएगा। वहां हमने पढ़ा था सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एसएससी प्री और सीएचएसएल का जो एग्जाम है आपका और सीजीएल प्री का जो एग्जाम है उसके अंदर देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर से। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस से है। देखिएगा कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक का सेंटेंस है। बट फॉर का नियम आपको पता होना चाहिए। बट फॉर क्या होता है? बट फॉर अपने आप में नेगेटिव होता है। तो बट फॉर जब आप लगाते हो तो बट फॉर में पहली बात तो आप नोट का यूज नहीं कर सकते, नोट का यूज नहीं करोगे। और आगे वुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म लगानी होती है? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो यहां बट फॉर में आपने किसी भी तरह का नेगेटिव भी यूज नहीं करा, विल सेल का भी यूज नहीं किया, और यहां पर भी आपने किसी तरह का नोट वगैरह इस तरीके से यूज है वो नहीं किया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझते हैं बट फॉर का नियम क्या है। देखिए ये आपके कंडीशनल सेंटेंस का सुपर सेंटेंस है, सुपर रूल है बट फॉर। देखिए बट फॉर का नियम क्या है? जब आप यूज करते हैं वर्ड बट फॉर, देखो बट फॉर खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि बट फॉर वाले क्लॉज में आपको नेगेटिव मतलब नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि बट फॉर का मतलब ही क्या होता है? इफ नॉट। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ही यदि नहीं होता है। बट फॉर का मतलब ही होता है यदि नहीं, ये खुद ही अपने आप में नेगेटिव होता है। तो एक तो आप नोट नहीं लगा सकते, और सेकंड बट फॉर वाले क्लोज में आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल भी इस तरीके से यूज है वो नहीं करेंगे, आप विल और शैल का इस्तेमाल है वो नहीं करेंगे। तो बट फॉर वाला रूल जनरली आपको ध्यान में ये रखना है कि बट फॉर खुद ही नेगेटिव है, यदि नहीं। इसका मतलब ही जब यदि नहीं होता है तो नॉट क्यों लगाए हम इसके साथ, और ना ही विल सेल वगैरह ऐसे इस तरीके से फ्यूचर का यूज हम नहीं करते हैं। देखिए जैसे जो क्लोज होता है, जैसे इफ वाला क्लोज होता है, इफ, अनलेस, अनटिल, ठीक है ना, ये बट फॉर, व्हेन, इनसे जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप उनके साथ फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल है वो जनरली नहीं करते हैं। लेकिन अब आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या होता है? दो क्लोज होते हैं। तो अब इसके साथ वाला जो क्लोज होगा, जो प्रिंसिपल क्लोज होगा, उसके अंदर क्या होता है कि बट फॉर जनरली क्या होता है कि पास्ट का तो टाइप जो होती है कंडीशन की, वो कंडीशन की टाइप थर्ड रहती है। तो बट फॉर के साथ जनरली कंडीशन की टाइप थर्ड रहती है, इसलिए वुड, और वुड के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है? हैव, और हैव प्लस वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म लिखनी होती है? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आपको पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस की टाइप फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल आपको पता होना चाहिए। तीन तरह के कंडीशनल होते हैं। फर्स्ट वन, टाइप फर्स्ट के अंदर इफ क्लोज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो तरीके से लिखी जाती है, आपको इस तरह प्लूरल, वर्क प्लूरल हो गया, वर्क्स आपका सिंगुलर हो गया। तो आगे हम क्या करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं, लिखते हैं। इसी तरीके से टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है कि इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो आगे हम क्या करते हैं? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कंडीशनल थर्ड टाइप में क्या होता है कि इफ के साथ हम हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो आगे हमें क्या लिखना होता है? वुड, वुड के साथ हमें लगाना होता है हैव, और हैव के साथ हमें वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म रखनी होती है? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कंडीशनल आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह का होता है, तीन टाइप होते हैं। टाइप फर्स्ट, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और यदि थर्ड टाइप है तो उस कंडीशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और आगे वुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है वो किया जाता है। अब क्या होता है कि बट फॉर वाला जो नियम होता है, बट फॉर के साथ जनरली कंडीशन की टाइप कौन सी रहती है? थर्ड टाइप का इस्तेमाल है वो जनरली किया जाता है। देखो क्योंकि जनरली ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो घटित हो चुकी होती है। क्लियर है? चलिए अब आपने वर्ड यूज करा बट फॉर। बट फॉर का मतलब ही क्या होता है? यदि नहीं। क्या अर्थ होगा? यदि नहीं। जैसे मान लो आपने सेंटेंस कहा जाए
आपने कहा सेंटेंस की बट फॉर योर हेल्प। अब मैंने कह दिया सेंटेंस आपको बट फॉर योर हेल्प। बट फॉर योर हेल्प का मतलब क्या हुआ कि यदि आपने मेरी सहायता नहीं की होती, बट फॉर योर हेल्प मतलब आपकी सहायता यदि मुझे नहीं मिली होती। इसका मतलब ही हो जाता है कि इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की होती। कि बट फॉर योर हेल्प इसका मतलब होगा कि यदि आपने, इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की होती। तो ये सेंटेंस, ये जो क्लोज होता है बट फॉर वाला, ये खुद ही नेगेटिव है। तो इसका मतलब ही यदि नहीं है तो हम क्यों लगाएं इसके अंदर। क्लियर है। तो बट फॉर वाले क्लोज में आपको एक बात तो ध्यान रखना है, नेगेटिव और फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, और उसका मतलब होगा कि यदि नहीं के अर्थ में आएगा। अब इस सेंटेंस को देखना, क्या सेंटेंस था आपका कि बट फॉर योर इलनेस। बट फॉर योर इलनेस का मतलब हो गया कि यदि आप बीमार नहीं होते, यदि आपको बीमारी नहीं होती, यदि आप बीमार नहीं होते, यदि आप बीमार नहीं होते तो क्या होता, यू वुड हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम में पहली रैंक ले आते। सेंटेंस जो होता है, देखो जो सेंटेंस हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर में सेंटेंस कैसा है उसका, वो सेंटेंस आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, उस नेचर के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकलना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो कि यदि आप बीमार नहीं होते तो आप एग्जाम में पहली रैंक है वो ले आते। सेंटेंस करेक्ट बोल रहा है कि यदि आप बीमार हो गए इस वजह से आपकी पहली रैंक नहीं आ पाई। इस सेंटेंस का मतलब यही है कि आप बीमार हो गए, अन्यथा आप क्या है, पहली रैंक है वो ले आते। ठीक है ना। यदि आप बीमार नहीं होते तो पहली रैंक ले आते, लेकिन आप बीमार पड़ गए इसलिए आपकी पहली रैंक है वो नहीं आई। सेंटेंस आपका करेक्ट जा रहा है। बट फॉर का यूज कर रहे हैं, नेगेटिव भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल भी आप नहीं कर रहे हैं, और आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। ठीक है ना। गेट की सेकंड वाली फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गोट ही होती है। गोटन थी 50s के पहले चला करती थी, आजकल गोट यूज करते हैं, जबकि फगट की थर्ड फॉर्म फगटन होती है। ओके, तो बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव गॉट, यहां पर तो सेंटेंस करेक्ट हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लो यहां पर आपने नॉट लगा दिया होता तो अर्थ क्या निकाल देता, यदि आप बीमार नहीं होते तो आपकी पहली रैंक नहीं आती, ये तो बीमार पड़ गए इस वजह से आपकी पहली रैंक आई है। अरे ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, वो सेंटेंस का सेंस ही आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो इसलिए आपका सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अब यदि करेक्ट सेंटेंस है तो और गलती देखो इसमें कहीं बनी हुई हो, देखो क्या है कि बट फॉर योर इलनेस, तो यहां पर सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वी हैव गॉट, यू वुड हैव गॉट, यू वुड हैव गॉट भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या गलती आ रही है, फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। देखो गलती क्या बन रही है, फर्स्ट में गलती बन रही है। आपको पता है ये ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है ना। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां आपको कहना पड़ेगा गॉट द फर्स्ट। ध्यान रखना, फर्स्ट से लेकर लास्ट के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट से लेकर, इस तरह याद रख लो कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना, सभी में आर्टिकल का यूज करते हैं, सभी में आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ओनली के साथ द ओनली, ठीक है ना, सेम के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, द ओनली, दिस इज द ओनली, ठीक है ना, दिस इज द सेम, ठीक है ना, इनके साथ आर्टिकल द का यूज आपको करना होता है। तो आपको यहां पर फर्स्ट रैंक नहीं, आपको कहना पड़ेगा द फर्स्ट रैंक। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका 2014 के प्री के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, इसी तरीके से तो सेंटेंस में आएगा क्या, द फर्स्ट। ठीक है, तो गलती कौन से पार्ट में जा रही है आपकी, डी पार्ट में गलती है, फर्स्ट रैंक, इसकी जगह आपको कहना पड़ेगा द फर्स्ट रैंक। सेंटेंस में गलती थी आर्टिकल की, ठीक है ना, लेकिन सेंटेंस का बेस किससे बनाया, कंडीशनल सेंटेंस, और वो भी कंडीशनल सेंटेंस के अच्छे रूल को लिया इसने। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए सेंटेंस सेकंड भी आपका ग्रामेटिकल एरर से है, स्पोर्टिंग एरर से क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, सी टोल्ड मी दैट इफ सी गेट्स सक्सीडेड इन पासिंग द टेस्ट शी वुड बी मैरिड टू एन IAS ऑफिसर।
आप देखो इस सेंटेंस में गलतियां देखो आपको क्या नजर आ रही है। देखो एक तो आपको गलती यहां नजर ये आएगी कि यहां पर दैट और इफ का यूज एक साथ कर रखा है। तो कुछ लोग तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि दैट और इफ का यूज है वो एक साथ नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है रूल कि यदि सेंटेंस के बीच में इफ, वेदर या कोई भी इस तरह WH वर्ड यदि बीच में आते हैं तो उस कंडीशन में उसके पहले आप दैट का इस्तेमाल है वो नहीं करते। एक तो गलती यहां पे नजर आ रही होगी। कुछ लोगों को गलती कहां नजर आ रही होगी, या गेट्स में नजर आ रही होगी कि ये दोनों, ये पास्ट टेंस है आपका टोल्ड यहां पर, ठीक है ना, और यहां पर भी क्या हो रहा है, ये वुड भी यहां पर भी पास्ट नजर आ रहा है, तो ये गेट्स आपका प्रेजेंट है, इसमें गलती नजर आ रही होगी। कुछ चीज देखो, खैर सक्सीड के बाद तो इन आता ही है। सक्सीडेड आपको पता है गेट की कोई भी फॉर्म हो, गेट की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, गेट, गॉट, गेट, गेटिंग वगैरह सबके साथ आपको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ही करना होता है। आपको पता होना चाहिए सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है और सक्सीडेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। और सक्सीड के बाद इन आएगा, और इन आएगा तो पासिंग आपको जिरंड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब पासिंग, ये तो करेक्ट है आपका। गेट सक्सीडेड इन पासिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करेक्ट हो गया। फिर द टेस्ट हो गया। फिर आप कह रहे सी वुड बी मैरिड टू। अब किस लोगों को ये भी पता, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यहां पर क्या कि मैरी के बाद टू और वेड नहीं आता। अब मैरी के बाद में टू और मैरी और वेड के साथ टू और विद का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। मैरिड और वेड के साथ टू या विद का यूज आप नहीं कर सकते, प्रेपोजिशन इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। लेकिन वो कब यूज नहीं करते, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। यहाँ सेंटेंस पैसिव वॉइस है आपका कि सी वुड बी मैरिड। सी वुड बी मैरिड मतलब उसकी शादी हो जाती, तो सी वुड बी मैरिड किससे, टू एन IAS ऑफिसर। तो यहां करेक्ट है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप सेंटेंस को मैरी और वेड को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तब आपको टू का यूज है वो करना होता है। तो ये यहां पर करेक्ट हो गया सेंटेंस कि सी वुड बी मैरिड टू एन IAS ऑफिसर, उसकी IAS ऑफिसर से शादी है वो हो जाती। तो यहां पर ये भी करेक्ट हो गया। फिर गलती क्या बन रही है देखो, अब क्या होता है सेंटेंस के अंदर, एक बात ध्यान रखना कि अब देखो समझो, अब सबसे पहली गलती के बारे में समझते हैं। पहली बात तो टोल्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच में देखो क्या होता है कि जब आप किसी दो कंडीशनल सेंटेंस को जोड़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दैट और इफ का यूज एक साथ होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट और इफ यहां पर करेक्ट हो गया, क्योंकि आगे सेंटेंस कंडीशनल बना हुआ है कि इफ सी गेट सक्सीडेड इन पासिंग द टेस्ट, ठीक है, सी वुड बी मैरिड। तो यहाँ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है कंडीशन की टाइप सेकंड के अंदर, लेकिन यहाँ पर वुड बी के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगाया तो उसका वो पैसिव वॉइस बना रखा है आपने, ठीक है। तो यहाँ क्या गलती बन रही देखो कि यहां पर कंडीशन आपकी सेंटेंस बन रही दैट इफ, अब इफ से आपने सेंटेंस कह दिया, लेकिन यहां गलती क्या बना दिया आपने, यहां पर गेट्स कर दिया, प्रेजेंट का सिंपल कर दिया, ठीक है ना। तो दैट और इफ का यूज तो आपका करेक्ट हो गया, लेकिन आगे क्या गलती हो गई, गेट आपने प्रेजेंट टेंस का यूज कर लिया। तो गलती कौन से पार्ट में बन रही है आपकी, यहां पर क्या बनेगी, गलती आपके सेकंड पार्ट में है कि यहां पर गेट्स नहीं, आपको करना पड़ेगा गॉट, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि किसी कंडीशनल सेंटेंस को यदि आप इनडायरेक्ट स्पीच में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में दैट और इफ का यूज है वो एक साथ है वो किया जाता है। क्लियर है, थोड़ा इसको और समझें। देखो इस सेंटेंस को देखिए, जैसे मान लो आपका सेंटेंस आ गया कि ही said to me, if you work hard, you will pass the exam। इस सेंटेंस को देखो, अब यहां पर क्या किया है, सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दे रखा है, और सेंटेंस कैसा दे दिया आपको, कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है। अब कंडीशनल सेंटेंस दिया है तो अब इसको चेंज हम कैसे करेंगे, देखो क्या किया आपने ही, अब क्या सेंटेंस यदि क्वेश्चन होता, यदि इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता तो उस कंडीशन में तो हम क्या कर देते, यहां पर आप आस्क लिखते,
लेकिन यहाँ आस्क नहीं, यहाँ तो आपने टोल्ड लिखा हुआ है, टोल्ड कहेंगे। अब टू हम लगा नहीं सकते, टोल्ड के साथ टू आता नहीं है, आपने मीन ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब आपने क्या किया, कनेक्टर जोड़ दिया, कौन सा, दैट से। फिर आपने क्या लगाया, इफ लगा दिया। अब इफ यू को आपने मी के अनुसार चेंज किया, किसमें चेंज करोगे, आई में, और वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वक्त, ठीक है ना, और हार्ड एडवर्ब एज इट इज लिखोगे, वर्क हार्ड। फिर क्या कर दिया आपने आगे, यू को आपने किसमें चेंज करोगे, मी के अनुसार वापस आई में आपको चेंज करना पड़ेगा। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, और मॉडल कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, वुड पास, और द एग्जाम आपने एज इट इज लिख दिया। तो यहां क्या किया है, आपने कंडीशनल सेंटेंस को क्या किया है, जोड़ा है, ठीक है। तो यहां क्या हो, क्या क्लॉज क्या है, देखो एक तो ही टोल्ड मी, एक क्लॉज तो आपका ये आ रहा है, सेकंड क्लॉज है ही वर्कड हार्ड, ये सेकंड क्लॉज है, और तीसरा क्लॉज यहां पर है आई वुड पास द एग्जाम। अब यदि तीन क्लॉज को आपको जोड़ना है तो दो कंजंक्शन आपको यहां पर करेक्ट जरूरी होते हैं। तो एक तो आपका दैट हो गया, एक आपका इफ हो गया। यदि आप दैट नहीं लिखते, अकेला इफ लिखते, तब भी सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन यहां दैट और इफ का यूज जो है साथ में, ये करेक्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में इस तरह टोल्ड आता है और उसके बाद में दैट और इफ का यूज कर रखा है, और आगे यदि दो क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है, आगे मतलब कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है सेंटेंस में, तब दैट और इफ का यूज है वो करेक्ट होता है। क्लियर है? चलिए देखो, अब इसी रूल को यदि हम अपने क्वेश्चन की ओर देखें तो क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है, आपने सेकंड फॉर्म दे रखी है, उसके बाद आपने क्या किया, दैट और इफ का यूज है वो साथ में किया है, तो ये करेक्ट है, दैट और इफ का यूज। आगे कंडीशनल सेंटेंस है, वुड के साथ आपने पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन की टाइप सेकंड बनाई है, तो यहाँ गेट नहीं होगा, आपको गोट कहना पड़ेगा, ठीक है ना। और गेट के साथ आपको पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म रखनी पड़ेगी। सक्सीड के साथ इन आता है, और इन आते ही प्रेपोजिशन अपने बाद में जिरन लेता ही है, तो इसमें पासिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पासिंग, यहां पासिंग आप जिरन के रूप में कह सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते पासिंग मार्क्स। देखिए ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरे इस बार यार पासिंग, लोग बोलते हैं मेरे इस बार पासिंग नंबर आ जाए तो ही बहुत है। देखो दो चीजें गलत बोल दी इसमें। अब आपने कह दिया कि पासिंग नंबर, अब इसमें दो चीज हो गई, एक तो पासिंग गलत बोल दिया आपने, और एक नंबर गलत बोल दिया। पासिंग और नंबर, आपके इस बार मेरे पासिंग नंबर आ जाए तो बहुत है। देखो दो, एक तो पहली बात तो नंबर नहीं होता, नंबर नहीं बल्कि क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। नंबर तो संख्या होती है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, आपने कह दिया कि 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन मतलब 10वां क्वेश्चन हो गया, वो तो एक संख्या होती है, ठीक है ना। हम क्रम चेक करते हैं तब नंबर लगाते हैं, ठीक है ना। यदि अंक मार्क्स होते हैं, मार्क्स उसे अंक कहते हैं हिंदी में, तो आपको आपने कहा कि 10वां क्वेश्चन जो है वो आपके 4 नंबर का 4 अंक का है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहोगे कि जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्क्स का है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन मतलब 10वां क्वेश्चन हो गया, और वो 4 मार्क्स का है। तो मार्क्स अलग, नंबर अलग होते हैं, मार्क्स अलग होते हैं। तो आज के बाद ये मत बोल देना कि तेरे नंबर कितने आए, आपको बोलना है कि तेरे मार्क्स कितने आए। और फिर आपने बोल दिया कि पासिंग नंबर, अरे पासिंग नंबर नहीं होते, आपको कहना पड़ेगा पास मार्क्स। अब आपने कह दिया पासिंग मार्क्स, तब भी ये गलत हो जाएगा। पासिंग मार्क्स तो कहीं गुजारने वाले मार्क्स थोड़ी होते हैं, आपको कहना पड़ेगा पास मार्क्स। क्या कहना पड़ेगा, पास मार्क्स, ना कि पासिंग मार्क्स, ठीक है ना, पास मार्क्स, ठीक है ना। आपने यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट आती है उसको आपने चेक किया होगा, उसमें पास मार्क्स लिखा होता है, ना कि पासिंग मार्क्स, ठीक है ना, अगली बार चेक करना। ओके चलिए, तो पास मार्क्स होते हैं। तो वहां पर पासिंग कैसे लिखा है, यहां तो पासिंग द एग्जाम, यहां जिरंड का इस्तेमाल किया है पासिंग आपके। क्लियर है? चलो देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड। आप कह रहे हो कि जब मेरे दोस्त ने मॉल जाने के, लंच करने के लिए मॉल जाने के लिए सजेस्ट किया, उस दौरान मैं क्या हुआ, एग्रीड, मैं एग्री हो गया। कैसे, एट वंस, आप तुरंत ही एग्री हुए हो। एट लार्ज तो आमतौर पर आप कहते हो, आमतौर पर ऐसा होता है एट लार्ज कहते हैं, या अभी तक किसी को सजा नहीं मिली उसको भी कहते हैं, बिना सजा के भी कहा जाता है।
बिना सजा के, अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है, विदाउट पनिशमेंट वो घूम रहा है, उसे भी हम कहते हैं एट लार्ज। अभी तक उसको सजा है वो नहीं मिली, अभी तक खुला घूम रहा है, उसे भी एट लार्ज कहते हैं। एटमोस्ट होता है नॉट मोर देन, ठीक है ना, कि इससे ज्यादा अब और नहीं होगा। एटमोस्ट मतलब अधिकतम सीमा है, उसके बाद और नहीं होगा, उसे कहते हैं नॉट मोर देन, एटमोस्ट कहते हैं। और एट ईज तो होता है आराम से, आप कह रहे कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी करे मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता, तो एट ईज उसमें कहेंगे। तो यहां आप कहना चाह रहे हो कि जब मॉल में लंच करने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया तो मैं तुरंत ही राजी हो गया। ऑब्वियसली आपको क्या कहना पड़ेगा, मैं तुरंत ही राजी हो गया, आपको कहना पड़ेगा एट वंस। क्या कहोगे, एट वंस, एट वंस, ठीक है। तो व्हेन माय फ्रेंड सजेस्ट, एक यहां पर देखो दो तीन चीज समझने लायक है। एक तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सजेस्ट के बाद में सीधी जिरन लिखी हुई है। जब सजेस्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है और यदि मान लो कोई वर्ब आती है तो उसके बाद सीधा आपको जिरन का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो आपने सेंटेंस कह दिया, ही सजेस्टेड टू गो देयर। अब इस तरीके से करके आपको एरर देगा एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि सजेस्टेड के बाद इस तरह टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते हैं। सजेस्टेड के बाद में या तो जिरंड का इस्तेमाल होता है और या दैट क्लोज का इस्तेमाल होता है। ही सजेस्टेड, या तो हमें जिरंड इस्तेमाल करनी पड़ती है, ही सजेस्टेड गोइंग देयर, या तो आप इस तरह लिखिए, या आप दैट क्लोज का इस्तेमाल करो। ही सजेस्टेड, अब आप दैट लगा दो, ही सजेस्टेड दैट, और आपने कोई भी, जैसे आपने कहे गो देयर, इसका मतलब उसने सजेस्ट किया कि हमें वहां जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं दोनों शामिल हो गए, तो आप वी लगा सकते हो, और आपने क्या लगा दिया, वी शुड गो देयर, इस तरह। तो या तो क्या होता है कि सजेस्ट के बाद में आप इस तरह दैट क्लोज लगाते हैं, या तो हम दैट लगाकर क्लोज बनाते हैं यहां पर, और या हम जिरन लिखते हैं। तो सजेस्टेड के बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करके आप क्या करते हो, या तो जिरन का इस्तेमाल करते हो और या दैट क्लोज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आप देखें तो लिखा हुआ कि व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल, क्या लिखा हुआ है, फॉर लंच, आई एग्रीड एट वंस। क्या कहोगे, ओके, आई एग्रीड एट वंस, ठीक है। एक यहां भी एक बात ध्यान रखना, लंच के पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह, इनमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन एडजेक्टिव लगा दिया, मान लो आपने अ डिलीशियस लंच, तो वहां आर्टिकल आएगा अ डिलीशियस लंच, ठीक है ना, अ टेस्टी लंच, हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है। तो यहां क्या आएगा, एट वंस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो एट लार्ज को, एट मोस्ट को, एट ईज को देखो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है ना। तो इस यहां क्या अर्थ निकाल रहा है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो कैसा है, आमतौर पर जनरली किस अर्थ में आता है, ये जनरली के सेंस में आ रहा है। आर्टलाइंस यहां पर किस सेंस में दे रहा है, जनरली के सेंस में आ रहा है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि हर किलर इज स्टिल एट लार्ज। इसका मतलब है कि उसका जो किलर है वो अभी भी खुला घूम रहा है, मतलब अभी तक उसको सजा नहीं मिली है। एक स्कॉट फ्री भी होता है, स्कॉट फ्री होता है सजा मुक्त कर देना, किसी को सजा नहीं देना, उसे भी कहते हैं स्कॉट फ्री के अर्थ में आता है। और ये एट लार्ज है, मतलब खुला घूम रहा है, अभी तक उसको सजा है वो नहीं मिली है। अगला जो आप कह रहे हो क्या, कि कम हियर एट वंस, कि यहां तुरंत ही आ जाए, इमीडिएटली। तो यहां एट वंस किस अर्थ में आ रहा है, इमीडिएटली के अर्थ में, कि भाई तुरंत आने के अर्थ में आप कहना चाह रहे हो। क्लियर है। तो आप कहोगे कम हियर एट वंस। अगला, देयर वर 50 पीपल देयर एट द वेरी मोस्ट। एट द वेरी मोस्ट का मतलब क्या हुआ, कि अधिकतम संख्या में, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहे हो, अधिकतम संख्या में, मतलब नॉट मोर देन। आप कह रहे हो कि वहां पर 50 लोग थे, 50 से ज्यादा बिल्कुल नहीं थे। तो देयर वर 50 पीपल देयर एट द वेरी मोस्ट। क्लियर है। ये वाला देयर दोबारा जो लगा रहे हो ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। आप सीधा भी कह सकते हो देयर वर 50 पीपल एट द वेरी मोस्ट। आप एट द वेरी मोस्ट कहो चाहे एट मोस्ट कहो, इससे कोई फर्क नहीं। आप द ऑप्शनल होता है, वेरी भी ऑप्शनल है, आप सीधा एट मोस्ट भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली आर्टिकल द लगा देता है,
ठीक है ना, मतलब उससे ज्यादा नहीं थे, 50 लोग ही थे वहां पर। आई नेवर फील कंप्लीटली एट ईज विद दीज पीपल, आप कह रहे उन लोगों के साथ मैं कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, ठीक है ना, मतलब आराम से मैं मुझे आराम से मैं उनके साथ कभी भी कंफर्टेबल फील है वो नहीं कर पाता, ठीक है ना, मतलब आसानी से ऐसा मैं काम नहीं कर पाता। तो एट ईज, आई नेवर फील कंप्लीटली एट ईज, मतलब आप कह रहे हो कि मैं उनके साथ कंफर्ट जोन में नहीं रह पाता हूँ, मेरा कंफर्ट जोन टूट जाता है जब मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ। तब आप कह रहे हो सेंटेंस में क्या, एट ईज। क्लियर है? तो इस वाले सेंटेंस के अंदर इस फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी में, ठीक है ना, आपके 10+2 में हो, चाहे CHSL का एग्जाम हो, चाहे SSC CGL का पेपर हो, सभी में यही है, ठीक है। तो क्या कहोगे, एट वंस, मैं तुरंत ही क्या हो गया, राजी हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इसमें भी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या है देखो, विवेकानंदा द यंग, आपके द यंग, आपको पता यंग एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में आप आर्टिकल लगाते हैं तो वो क्या बनता है, नाउन बन जाता है, और वो प्लूरल नाउन बनती है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा के आप उसे नाउन में बदले। कुछ एडजेक्टिव जैसे मान लो आपने कहा पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन आपने कहा द पुअर, इसका मतलब क्या हुआ, गरीब। अब द पुअर्स भी आप इसे कर नहीं सकते, ठीक है ना, द पुअर, ठीक है, इस तरीके से आपने कह दिया द रिच, ठीक है ना, द यंग, द ओल्ड। तो ये अपने आप में क्या है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा के आप इसने नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये कभी सिंगुलर नहीं होते, आपको इन्हें कैसा मानना पड़ेगा, प्लूरल, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आपको गलती बना के दे सकता है कि द पुअर्स करके दे सकता है, तब भी वो गलत हो जाएगा, और एक आपने द पुअर करके आपको वहां पे इज भी लगा के दे सकता है, तो इज नहीं, आपको आर लगा के देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये गलती आपकी बन जाती है। वैसे यदि किसी नाउन के साथ लिखते हो तो ये एडजेक्टिव होते ही हैं। अ पुअर मैन, आपने सीधा ही कह दिया सेंटेंस की अ पुअर मैन। यदि आपने ऐसे कहा तो यहां पर ये क्या है, मैन आपकी नाउन है, और आर्टिकल आपने किसके लिए लिखा, मैन के लिए, तो पुअर किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैन को। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ नाउन नहीं बल्कि आर्टिकल द लगाने से आप वो नाउन में कन्वर्ट होते हैं, और ये प्लूरल नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है। तो वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, आपको प्लूरल लगानी पड़ेगी। तो इसी सेंस में आपने यहां पर ये लिखा हुआ है सेंटेंस में कि विवेकानंदा द यंग, आपके यंग लोगों को विवेकानंद ने क्या किया है, क्या, टू अराइज एंड अवेक, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि विवेकानंद ने मतलब युवाओं को, ये मतलब युवा, सभी युवाओं को क्या जागने के लिए बोला है, अवेक रहने के लिए बोला, उठो और जागो, ठीक है ना, उठिए और जागिए। क्या करना है, टू रिजेक्ट, क्या करना है, रिजेक्ट करना है ये चीज, उठे जागे और रिजेक्ट करिए। किस चीज को रिजेक्ट करना है, all doctrines and dogmas that were based on superstition and prejudice। आप कह रहे हो कि ऐसे जो भी डॉक्ट्राइंस है, जो भी सिद्धांत है, डॉक्ट्राइंस मतलब सारे सिद्धांत होते हैं, या धार्मिक, डोगमास मतलब जो धार्मिक मत होते हैं, धार्मिक सिद्धांत जो होते हैं, आप कह रहे उन सबको वो रिजेक्ट करें। कौन से धार्मिक मत को रिजेक्ट करना है, जो अंधविश्वास पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन किस पे, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास के ऊपर बेस्ड होते हैं, और प्रीजुडिस मतलब पूर्व धारणा जो होती है, आप किसी के लिए रख देते हो, कोई जाति विशेष के लिए पूर्व धारणा अपने मन में बिठा लेते हो ऐसी। तो उन सब के लिए क्या करना है कि भाई उन सब के विरुद्ध है, आप मत करिए और आप उठिए जागिए। ये किसने कहा है, विवेकानंद ने। किनको कहा है, युवाओं को कहा है। तो विवेकानंद ने युवाओं को फ्लैटर्ड किया है, चापलूसी की है, तो चापलूसी थोड़ी करी है, ठीक है ना। आपके लाउडेड, लाउडेड मतलब तारीफ करना होता है, लॉडेटरी आपने वर्ड पढ़ा होगा, लॉडेटरी, ठीक है, लाउड, LLAUD, लाउडेड, लाउडेड का मतलब तारीफ करना होता है, किसी की प्रशंसा करना। तो तारीफ भी नहीं की है युवाओं की, ठीक है। एक्सोर्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना, ये प्रेरणा देना होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एक्सोर्टेड आप कह सकते हो, और कमेंडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंड एक कमांड होता है, कमांड तो कोई आदेश देने के अर्थ में आता है, वो कमांड होता है, ये कमेंड है। ये क्या है,
कमेंड है। अब कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की, ठीक है ना। एक कंडेम होता है नफरत करना, आप किसी घृणा करना किसी की, आप कह रहे हो कि भर्त्सना करना किसी की, तो उस कंडीशन में वो कहते हैं क्या कंडेम करना। और ये है आपका कमेंड करना। कमेंड का मतलब है प्रशंसा युक्त कहना, कुछ चीजें करना, ठीक है। तो लाउडेड और इसका मतलब सेम ही है। तो यहाँ प्रशंसा भी नहीं करी है, क्या किया है, एक्सोर्टेड किया है, मतलब प्रेरित किया है। तो विवेकानंद एक्सोर्टेड द यंग, आपके विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित किया, ठीक है ना, कि वो उठो और जागो, ठीक है ना। और जितने भी जो अंधविश्वास के ऊपर और जो पहले से पूर्ण लोगों के लिए पहले से निर्धारित जो भावनाएं होती है, उनके बेस पर जितने भी सिद्धांत है आपके, उन सारे पुराने और बेकार सिद्धांतों को हटाएं, ठीक है ना, उनको रिजेक्ट करें। क्लियर है? चलिए, तो यहां कौन सा बनेगा, एक्सोर्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए, दो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक से आते हैं, दो ही क्वेश्चन आपके कौन से स्पॉटिंग एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स से, और दो ही क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपके पूछा गया। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए, हैविंग बीन सीन द पुलिस ऑन द मेन रोड द थीव्स फ्लेड। देखिए क्या गलती है यहां पर, हैविंग बीन सीन। पहली बात तो यहां पर हैविंग बीन सीन आपने पैसिव वॉइस बना दिया। हैविंग बीन सीन का मतलब है कि पुलिस को देख लिया, और ये भी आपका पैसिव सेंस में सी वर्ब को लिख दिया, ठीक है ना, ये वैसे भी नहीं आएगी। और फिर आप कह रहे हो सेंटेंस में कि द पुलिस ऑन द मेन रोड, आपके पुलिस को मुख्य सड़क पर देखने के बाद क्या हुआ, द थीव्स फ्लेड, आप कह रहे कि चोर वहां से भाग गए। आपके पुलिस को मेन रोड पर देख करके चोर वहां से भाग गए। तो अब पहली बात, ये तो खैर पैसिव वॉइस की चीजें यहां पे आपको हटानी पड़ती है। यहां क्या होता है कि दो प्रेजेंट चीज आती है, एक तो होता है क्या, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कौन सा, सीइंग। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो, हैविंग सीन जब परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के बाद में थोड़ा सा गैप आता है, और गैप आने के बाद यदि कोई दूसरी एक्टिविटी होती है, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जब एक घटना के कंप्लीट होने के बाद में कोई दूसरा घटना होती है, कुछ गैप लेकर के घटना घटित होती है, तब जाके हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है? और यदि एक काम के खत्म होते तुरंत यदि कोई दूसरा काम स्टार्ट हो जाए बिना किसी गैप लिए, एक चुटकी में काम आपका वापस स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, तब हम आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां आप सेंटेंस में कह रहे हो कि मुख्य सड़क पर पुलिस को देखने के बाद चोर वहां से भाग गए। अब यदि मान लो आपने हैविंग सीन लगाते हो, तो हैविंग सीन का तो मतलब ये हो गया कि मुख्य सड़क पर पुलिस को देखने के बाद चोर वहां से भाग गए। इसका मतलब है कि पहले चोरों ने पुलिस को देखा है, फिर उनको पूछा है कि भाई आप पुलिस वाले हो क्या, ठीक है ना, आपकी आईडी वाईडी चेक करवाओ, आईडी चेक करी, ठीक है ना, उसके बाद कि आप पुलिस वाले हैं, हम चोर हैं, हम भाग रहे हैं, आप हमें पकड़ना, तब कहते हैं हैविंग सीन। अरे कोई कंप्लीट होने के बाद इतनी एक्टिविटी आपने गैप थोड़ी लिया है। आप यहां सेंटेंस में कहना ये चाह रहे हो कि पुलिस को मुख्य सड़क पर देखते ही चोर वहां से भाग गए, इसका मतलब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप हैविंग सीन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, हैविंग के साथ सेकेंड फॉर्म तो वैसे भी नहीं आएगी, और ये तो पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव वॉइस लिखना पड़ेगा, क्या, सीइंग। तो सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि सीइंग द पुलिस ऑन द मेन रोड, इसका मतलब है कि पुलिस को मुख्य सड़क पर देखते ही चोर वहां से भाग गए। क्लियर है? तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यह अंतर होता है कि एक काम के खत्म होने के बाद गैप लेके कोई दूसरा काम होता है, तब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन एक काम के खत्म होते ही तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो जाए बिना किसी गैप के, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा क्या, सीइंग। क्लियर है? एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखना कि यहां जो फ्लैड लिखा हुआ है, फ्लैड के साथ अवे नहीं आता,
ये बात भी ध्यान रखना, कभी भी फ्लैड अवे मत कर देना। यहाँ फ्लैड के साथ अवे लगा करके भी आपको एरर दी जा सकती है, तो फ्लैड प्लस अवे नहीं होता, वो फ्लाई के साथ अवे जरूर होता है। तो फ्लाई हम वर्ब यूज करते हैं, एक तो फ्लाई होती है, ठीक है ना, फ्लाई होती है, तो फ्लाई की जो सेकंड वाली फॉर्म होती है, ठीक है ना, देखो एक फ्लाई होती है, एक फ्लो होती है, ठीक है ना, और एक होता है फ्ली, ठीक है। तो फ्लाई तो होता है उड़ना, उड़ना या उड़ाना, उस अर्थ में फ्लाई आता है। फ्लो होता है किसी तरल पदार्थ का बहना, जैसे पानी वगैरह बहते हैं ना, तब कहते हैं। और फ्ली होता है भाग जाना, फ्ली क्या होता है, भाग जाना। तो यहां ध्यान रखना, फ्ली के साथ आप अवे यूज नहीं कर सकते। फ्लाई अवे होता है, फ्लाई के साथ अवे लगाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लाई अवे होता है, फ्लाई अवे में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे कि पक्षी वहां से उड़ गए तो फ्लोन अवे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फ्लाई की जो सेकंड वाली फॉर्म होती है वो फ्लू होती है, और इसकी थर्ड वाली फॉर्म होती है वो फ्लोन होती है, ठीक है। लेकिन इस वाले फ्लो की जो सेकंड वाली फॉर्म होती है बहने वाले की, तो इसकी सेकंड वाली फॉर्म फ्लोड होती है, और इसकी भी आपकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फ्लोड होती है। लेकिन फ्ली की जो सेकंड फॉर्म होती है वो फ्लैड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फ्लैड होती है। तो फ्लाई अवे होता है, फ्लू अवे होता है, ठीक है ना, और फ्लोन अवे होता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करेक्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फ्ली के साथ अवे, फ्लैड के साथ अवे, और इस वाले फ्लैड के साथ भी अवे का यूज नहीं करते, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, इसका मतलब ही क्या होता है, रन अवे। रन अवे तो होता ही है, रन अवे में रन अवे कह दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फ्ली का मतलब ही रन अवे होता है, तो आप फ्ली के साथ अवे का यूज है वो ना करें, ठीक है। तो यहां पर फ्लैड लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, आप ये ना समझे कि यहाँ फ्लैड अवे करना होगा, ठीक है ना, ये फ्लैड करेक्ट है सेंटेंस। तो यहां आपको कहना पड़ेगा सीइंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा कि सीइंग द पुलिस ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़क पर पुलिस को देखते ही चोर वहां से भाग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रॉबर्ट इज द ऑनेस्ट ऑफ द टू रिजर्व्ड प्लेयर्स। देखो क्या गलती यहां पर, आपके रॉबर्ट इज द ऑनेस्ट ऑफ द टू, अब ऑफ द टू कह रहे हो, दो लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है ना, और आपके रॉबर्ट इज द ऑनेस्ट ऑफ द टू। अब जब भी कभी भी ध्यान रखना कि दो में से किसी एक को लेना हो, आपके रॉबर्ट है वो इन दो रिजर्व प्लेयर्स में से रॉबर्ट कैसा है, ऑनेस्ट है, ठीक है ना। तो अब यहां पर दो में से एक की बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, और ऐसी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करना भी बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर द ऑनेस्ट यहां पर गलत होगा, द ऑनेस्ट की जगह आपको क्या करना, ऑनेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, मोर ऑनेस्ट, और सुपरलेटिव कौन सी होती है, मोस्ट ऑनेस्ट। तो जब भी टू लिखा हुआ है तो डिग्री तो कंपैरेटिव आएगी, टू के साथ कभी भी पॉजिटिव या आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। अब कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होगी, मोर ऑनेस्ट। तो मोर ऑनेस्ट, तो यहां पर ये तो ऑनेस्ट होगा, ये तो मतलब नहीं, अब मोर ऑनेस्ट, ठीक है। अब मोर ऑनेस्ट भी लिखा हुआ है, द मोर ऑनेस्ट भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी दो में से किसी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करने की बात आती है, तो उस कंडीशन में उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको आर्टिकल द लगाना जरूरी होता है। तो आपको यहां पे क्या कहना पड़ेगा, द मोर ऑनेस्ट ऑफ, ठीक है ना। तो यहां कहोगे क्या, द मोर ऑनेस्ट, द मोर ऑनेस्ट, ठीक है ना, इस तरह। ओके, थोड़ा और समझते हैं इस रूल को, देखना समझना कि जब भी कभी पहली बात तो टू दे रखा हो, टू दे रखा हो, तो डिग्री कौन सी होगी, आपको कंपैरेटिव डिग्री ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको बेस्ट भी दे रखा है, आपको गुड दे रखा है, तो बेस्ट और सुपर पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं, आपको कौन सी डिग्री लगानी पड़ेगी, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब दो दे रखा हो तो, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब क्या होता है कि दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो उस कंडीशन में आपको लगानी पड़ती है कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मान लो आपको कह दिया सेंटेंस में कि हु इज, आपको जैसे मान लो सेंटेंस दे दिया कि हु आर बेस्ट
ऑफ द टू प्लेयर्स, मान लो ये सेंटेंस आ गया क्या कि हु आर बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, आपके उन दो प्लेयर्स में से कौन बेस्ट है। तो जब भी कभी दो में से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करने की बात आती है तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जब दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहां पर विच लगाना पड़ेगा। यहां WH वर्ड हु भी नहीं, आपको विच लिखना पड़ता है। जब दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बात आती है उस कंडीशन में आपको WH वर्ड हु नहीं बल्कि विच आएगा, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड बात, जब दो में से एक को ले रहे हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात, डिग्री आपको कंपैरेटिव लगानी पड़ेगी, यहां बेस्ट नहीं, आपको डिग्री कैसी लगानी पड़ेगी, कंपैरेटिव लगानी पड़ेगी, बेटर, डिग्री कंपैरेटिव आएगी। और चौथी बात कि अब ये बेटर किसको मॉडिफाई कर रहा है, अब यदि ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो आर्टिकल आएगा नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हु आर बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, ये बेटर किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेयर को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो अब इसमें आर्टिकल द आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह। यदि ये वर्ब को मॉडिफाई करता तो आर्टिकल यहां पर नहीं आता। यदि ऐसे हो जाता कि हु प्लेज बेस्ट तो हु प्ले बेटर होता है इसकी जगह, तो फिर उस कंडीशन में आप द बेटर नहीं कह पाते। ठीक है, चलिए एडवर्ब है तो फिर नहीं। ठीक है ना, ओके। तो आप कहना पड़ेगा विच इज द बेटर। तो पहला नियम ध्यान रखना है आपको ये कि दो में से एक को सिलेक्ट करते हैं तो WH वर्ड विच आता है। सेकंड रूल ध्यान में रखना है कि आपको वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। थर्ड आपको देखना ये है कि डिग्री आपको कंपैरेटिव यूज करनी पड़ती है। और फोर्थ जो है, फोर्थ वाला नियम, ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कंपेयर्ड डिग्री किसी नाउन को मॉडिफाई करती है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है उस कंडीशन में आर्टिकल द लगाना है। ठीक है ना, यदि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रही होती तो आर्टिकल द नहीं लगाते। ठीक है ना, वर्ब को मॉडिफाई करेगी तो आर्टिकल द नहीं आएगा, वो नाउन को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, वर्ब को मॉडिफाई कैसे कि इसी सेंटेंस को यदि मान लो आपने इस तरह लिखा, देखो यदि वही सेंटेंस, यदि मान लो, ध्यान रखना यदि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री है, आप एक स्टेटमेंट इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री, मतलब यदि किसी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कोई भी डिग्री है और यदि वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है तो उसमें फिर हम आर्टिकल का यूज है वो नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने लिख दिया सेंटेंस की हु प्ले बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, मान लो इस तरह दे रखा हो सेंटेंस क्या कि हु प्ले बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स। अब इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, टू प्लेयर्स की बात कर रहा है और टू प्लेयर्स आप कह रहे हो, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि हु नहीं, आपको यहां पे विच लगाना पड़ेगा, फर्स्ट वन। सेकंड, वर्ब आपको सिंगुलर करनी पड़ेगी, क्या, प्लेज करना पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। तीसरी बात कि डिग्री आपको टू के साथ कंपैरेटिव लगानी पड़ेगी, बेटर कहना पड़ेगा। अब चौथी बात कि ये बेटर मॉडिफाई किसको कर रहा है। अब आप कह रहे हो सेंटेंस में कि हु प्ले बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, आप कह रहे हैं दो प्लेयर्स में से कौन अच्छा खेलता है। अब बेस्ट मॉडिफाई किसको कर रहा था, यहां पर ये प्ले को मॉडिफाई कर रहा था, तो यहां आने वाला बेटर जो है वो प्लेयर को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वो प्ले को मॉडिफाई कर रहा है। अब यदि कोई वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब होगी, वो क्या होगी, एडवर्ब। तो अब ध्यान रखना एडवर्ब के साथ तो आर्टिकल हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव में आर्टिकल जरूर लग जाएगा, लेकिन आप किसमें, एडवर्ब में नहीं लगा सकते। तो ये आपकी वेल की कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर। तो यहां यदि आर्टिकल द लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना कि यदि कोई भी पॉजिटिव या सुपर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है तो वहां पर आर्टिकल का यूज आप नहीं कर सकते।
क्लियर है? तो यहां इन चीजों का एक बात ध्यान रखना कि जब भी दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, 4 नियम ध्यान रखने हैं। WH वर्ड विच आता है, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, डिग्री कंपैरेटिव आएगी, और यदि वो कंपैरेटिव डिग्री नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है तो आर्टिकल द लगेगा। वर्ब को मॉडिफाई करनी है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो, ये आर्टिकल का भी अच्छा रूल है ये। चलिए, तो इसी तरीके से आपने कह दिया यहां पर रॉबर्ट इज। अब उसी सेंस को यदि हम देखें तो यहां पर सेंटेंस कह रहे हैं कि रॉबर्ट इज द ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्लेयर को मॉडिफाई कर रहा है। अब प्लेयर को मॉडिफाई करेगा तो मोर ऑनेस्ट तो कहेंगे ही कहेंगे, और आर्टिकल द भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? सी ऑप्शन आएगा कि द मोर ऑनेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री आएगी और आर्टिकल द भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का इस्तेमाल है वो किया जाता है, बशर्ते कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। क्लियर है? चलो, काफी अच्छा रूल है, इसको अच्छे से आप समझें। ठीक है ना? 2-3 बार इसको देख के इसको समझना अच्छे से इस रूल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट आ गया अपने वोकैब की बारी। देखिए सेंटेंस क्या है। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड, जो आसानी से क्या न हो, खुश ना हो बाई एनीथिंग। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आसानी से खुश नहीं हो। तनुक मिजाज होता है, नकचढ़ा कोई व्यक्ति होता है। हिंदी मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में वह हिंदी लिख के नहीं आएगी, ये बात आप जानिएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से क्या है, क्या नहीं हो कि वो प्लीज ना हो, खुश ना हो। ठीक है ना, थोड़ा नकचढ़ा होता है, या ऐसा व्यक्ति जो तनुक मिजाज होता है, उसे आप क्या कहते हो? देखो आप, गलबल क्या होता है? गलबल तो भोला भाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही भोला भाला होता है उसे गलबल कहते हैं। गुलीबल नहीं कहते, गलबल कहते हैं उसको, वो गलबल कहलाता है। फास्टिडियस आपका वर्ड है। देखो, इनोसेंट तो जानते ही हो आप, नॉर्मल वर्ड है। और एमनेबल मतलब होता है खुशी से मानने वाला। कोई भी व्यक्ति एमनेबल, कोई खुशी से कोई चीज मान ले। एमनेबल गलबल का ही आपका सिनोनिम्स होता है। कोई काम के लिए बोल दिया, वो खुशी से मान लेता है, उसे एमनेबल कहते हैं। तो यहां पर कौन सा आएगा वर्ड आपका? फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? नकचढ़ा है, आसानी से क्या है, वो खुश नहीं होता है किसी काम को कहे। ठीक है ना, हर चीज में परफेक्शनिस्ट की तरह देखता है कि परफेक्शन उसको चाहिए, तब जाके वो काम करे, उसे फास्टिडियस कहते हैं। ठीक है, फास्टिडियस, इस वर्ड को टिड्डी से याद कर सकते हो। टिड्डी वर्ड दे रखा है, टिड्डी। टिड्डी आई थी ना, लोकस्ट। लोकस्ट, टिड्डी को क्या कहते हैं? लोकस्ट कहते हैं। लोगों को कष्ट देने वाली, लोगों को कष्ट देने वाली टिड्डी। टिड्डी का हमला हुआ था ना, तो टिड्डी, लोकस्ट, तो लोगों को कष्ट देने वाली टिड्डी। तो टिड्डी क्या है? फास्टिडियस है। तो फास्टिडी टिड्डी वर्ड से याद रख सकते हो। फास्टिडियस, टिड्डी बड़ी नकचड़ी थी। ठीक है, कैसी थी वो? नकचड़ी। तो नकचड़ी वहीं से आप याद कर लीजिए। फास्टिडियस आसानी से मानी नहीं और गई नहीं, लोगों ने बहुत कुछ करना पड़ा, एफर्ट्स करने पड़े, तब जाके वो गए। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या है वन वर्ड आपका? अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside buildings, especially in residential settings। देखो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा कोई भी जो फूलों का, ऐसा मटेरियल जो फूलों का, सुखाए हुए पत्तों का, फूलों के सुखाए पत्तों का नेचुरली मिक्सचर आप यूज़ करते हो, सेंट वगैरह यूज़ करते हैं, परफ्यूम वगैरह जो घर में सजावट के लिए, घर में अरोमा यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? देखो देखो, एक तो कौन सा है? पॉटपुरी, परफ्यूम, सेंट या अरोमा। देखो हैं सारे के सारे एक जैसे, लेकिन ऐसा जो पॉट होता है, ठीक है, पॉटपोरी। तो पॉटपोरी मतलब ऐसा कोई पॉट होता है जो कैसा होता है? जो अरोमा फैलाने के काम आता है। ठीक है ना, फ्रेग्रेंस फैलाता है, घर के अंदर रखते हैं, तो आप उसे क्या कहोगे? पॉटपुरी। क्या कहोगे? पॉटपुरी। पॉटपुरी वैसे ही पानी पूरी से याद कर लो। पानी पूरी, घर में पानी पूरी मान लो आप रख दिया, उसकी स्मेल रहेगी घर में, तो माहौल अच्छा रहेगा। पॉटपुरी वैसे नॉर्मल वर्ड है, पॉटपुरी। ठीक है ना, चलो पॉट से याद करो, इसमें पॉट है और पूरी, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? फ्लावर्स रखे हुए हैं, जो अरोमा फैलाता है घर में। तो 2 वन वर्ड आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम्स देखिएगा, इडियम्स भी 2 पूछी जाती है। पहली कौन सी है? विल और द विस्प। विल और द विस्प बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली इडियम है आपकी। ठीक है ना, विल और द विस्प जो प्रकाश जो है उसे कहा जाता है, मतलब अवास्तविक कल्पना जिसे पाना असंभव हो।
ठीक है ना, बिलो द विस्प, ठीक है ना, आकाश में चमकने वाली वो लाइट है जिनको क्या पाना बड़ा मुश्किल है, उसे कहते हैं बिलो द विस्प। तो बिलो द विस्प वो क्या होती है, चमक होती है, जो कहाँ पर, इसमें बादलों में, ठीक है ना, जो चमक होती है वो उन चमक कहते हैं। तो विल ऑफ द विस्प, आकाश में। तो क्या कहोगे, अवास्तविक कल्पना जिसे पाना कैसा हो, असंभव हो, तो क्या कहोगे, स्मोकी प्लेस कहोगे, जो बिल्कुल ही धुंधला हुआ, धुएं से भरा हुआ है, उसे कहोगे। मार्सलैंड कहोगे, अनरियल इमेजिंग कहोगे, या रूमर विस्पर्ड बाय मैनी। क्या कहोगे, अनरियल इमेजिंग। विल ऑफ दिस, विल ऑफ दिस मतलब ऐसी कल्पना आप करते हो जिसे पूरा करना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है ना, आपको पता है वो असंभव है, ऐसी कल्पना जिसे पाना बड़ा असंभव होता है, उसे कहते हैं अनरियल इमेजिन बिलो द विस्प। क्या कहोगे, बिलो द विस्प, ठीक है ना, आकाश में चलने वाली उस रोशनी को आप कैसे अपने पास लेके आओगे, ठीक है ना, तो अनरियल इमेजिन करते हो, बिलो द विस्प कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिलो द विस्प, ठीक है। अगला देखो क्या है इडियम, एट लोगर हेड्स, ये भी बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना, एट लोगर हेड्स। एट लोगर हेड्स मतलब विरोधी होता है, शत्रुता की जो भावना से भरा हुआ कोई व्यक्ति था उसे कहते हैं एट लोगर हेड्स। तो क्या कहोगे, टू सफर कहोगे, इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन कहोगे, टू फेस टफ कंपटीशन कहोगे, या टू बी इन डू और डाई सिचुएशन। ऑब्वियसली क्या कहोगे, इन कॉन्फ्लिक्ट, इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी से लोगर हेड्स हो जाना, मतलब किसी से क्या विरोधी, शत्रुतापूर्ण कोई भावना होना किसी के मन में, ठीक है ना, उसे कहते हैं एट लोगर हेड्स। क्या कहोगे, एट लोगर हेड्स कहोगे। क्लियर है, 1 मिनट। सॉरी, देखिए, ओके, तो कौन सी है आपकी, एट लॉगरेट्स, विरोधी शत्रुतापूर्ण भावना, कॉन्फ्लिक्ट होना किसी से, तो इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन आप कहते हो एट लॉगरहेड्स। या किसी से आप पूर्ण रूप से डिसएग्री होते हो ना, पूर्ण असहमति, ठीक है ना, पूर्ण असहमति भी कह सकते हो, ऐसी जो पूर्ण असहमति है, आप बिल्कुल ही आप सहमत नहीं होते हो किसी से, तब भी कहते हैं क्या, एट लोगर हेड्स, ठीक है ना, लोगर हेड्स। आप ऐसे समझ सकते हो लोगर हेड्स कैसे, ऐसे लोग जो मंद बुद्धि के हैं, लोगर हेड से अपना क्या मना कर देंगे, नहीं भाई अब नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण रूप से डिसएग्रीमेंट होना किसी में, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट के अर्थ में भी कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लो, ऐसे हेड, ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी काम के लिए बोलते हैं तो मना कर देते हैं, नहीं अब नहीं होगा, तो उसे कहते हैं एट लॉगर हेड्स। क्या कहोगे, एट लॉगर हेड्स, विरोधी, शत्रुतापूर्ण या पूर्ण असहमति, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट कहोगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट के लिए रखिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन सा है आपका, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। एक मिनट का समय।
1 मिनट। हाँ, देखो सुने, देखो अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखो देखिए, हाँ, क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स देखिए क्या करें। अगला क्या वर्ड है आपका, प्रैग्मेटिक। देखो प्रैग्मेटिक मतलब होता है यथार्थवादी, मतलब व्यवहारिक कोई चीज होती है उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक को प्रैक्टिकल से समझ लो, प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकल है, मतलब व्यवहारिक कोई चीज है, ठीक है ना, तो थियरी बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो थियोरेटिकल तो आपका क्या बनेगा, इसका एंटोनिम्स बन जाएगा, ठीक है। रियलिस्टिक कहोगे, परफेक्ट कहोगे कि सिंपल कहोगे, ऑब्वियसली आपको प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब वो बिल्कुल ही वास्तविक हैं, व्यवहारिक हैं, तो क्या कहोगे, रियलिस्टिक। क्या कहोगे, रियलिस्टिक, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है ना। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक कोई चीज है उसे प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा आपका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट भी पूछ रहा है सिनोनिम्स क्या है, कौन सा वर्ड है, कैंटैंक्रस। देखो कैन और टैंक्रस, कैंटैंक्रस होता है झगड़ालू, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो झगड़ालू है, बिल्कुल ही झगड़ालू। क्या कहोगे, ह्यूमरस, जो हास्यपूर्ण कोई चीज होती है उसे कहते हैं ह्यूमरस है। क्वारलसम ऑब्वियसली झगड़ालू होता ही है, तो सिनोनिम्स बन गया इसका, ठीक है। रिमोर्सफुल, पश्चातापी, ऐसा व्यक्ति जो रिमोर्स करता है, कोई काम करके पछताता है उसे कहते हैं रिमोर्सफुल है, ओके। और डलनेस तो बिल्कुल ही धुंधलापन होता है, तो कौन सा होगा इसमें, क्वारलसम। तो कैंटैंकर्स, कैंटैंकर्स आप इस तरह याद कर सकते हो, कैन, एक तो कैन को तो अलग, देखो कैन को अलग कर दीजिए, कैन, और फिर क्या है, टैंकर्स है, क्या है, टैंकर, टैंकर्स, कैन टैंकर्स। कैन टैंकर, आप ये देखो कैन लेके जाते हैं टैंकर में, ऐसे ऐसे याद कर लो, ऐसे व्यक्ति तो टैंकर में कैन लेके जाते हैं ना, सुबह सुबह दूध वगैरह इधर उधर बांटते हैं, करते हैं, वो झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप या ऐसे कर लो, टैंकर चलाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, टैंकर चलाने वाले लोग होते हैं, वो बड़े ही कैसे हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं, क्वारलसम होते हैं, तो कैन टैंकर्स, वहीं से याद कर लो वर्ड। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ड कौन सा है, एंटोनिम्स। देखिए तो दो सिनोनिम्स आएंगे, दो एंटोनिम्स आएंगे आपके, ठीक है ना। दिन के 10-10, 15-15 भी याद करते हो तो बहुत होते हैं। देखो वर्ड है एंटोनिम्स, अगला क्या है, ग्रेगेरियस। देखो ग्रेगेरियस मतलब मिलनसार व्यक्ति होता है, समाज में रहने वाला व्यक्ति होता है, झुंड में रहने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेगेरियस। देखो तो ग्रेगेरियस क्या क्या कहोगे, एफेबल कहोगे, जेनियल कहोगे, इंट्रोवर्ट कहोगे, या अर्बन कहोगे। ऑब्वियसली क्या कहोगे आप, इंट्रोवर्ट। तो एंटोनिम्स बनाना है, एंटोनिम्स क्या बनेगा ग्रेगेरियस का, क्या, एफेबल मिलनसार होता है उसे कहते हैं, ये सब एफेबल, जेनियल, जेनियल हंसमुख वगैरह जो होता है उसे कहते हैं, अर्बन सभ्य व्यक्ति होता है, ठीक है। तो कौन सा वर्ड व्यक्ति है आपका, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में खोया रहता है, ठीक है ना, ज्यादा है वो, लोगों से मिलता जुलता नहीं है। तो आपका वर्ड है ग्रेगेरियस। तो ग्रेगेरियस मिलनसार होता है, और आपका कौन सा, इंट्रोवर्ट, इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। तो ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस घर घर जाता है, ऐसे याद कर लो, ग्रेगेरियस घर घर जाता रहता है, लोगों को से मिलता रहता है, समाज में उठता बैठता है, ऐसा समाज प्रिय झुंड में रहने वाला व्यक्ति ग्रेगेरियस है, घर घर जाता रहता है, ठीक है ना, ग्रेगेरियस, ओके। चलिए इस तरह याद कर लो। अगला वर्ड वागिश। वागिश मतलब मजाकिया होता है, शरारती कोई व्यक्ति होता है, उसे उस क्या कहोगे, वागिश कहोगे, ठीक है। जोक्युलर, जोक्युलर तो सिनोनिम्स हो गया इसका, ओके। विम्सिकल, विम्सिकल भी मनमौजी होता है, वहमी जो होता है, ठीक है ना, जोक्युलर, जोक करने लायक, या उसे कहते हैं विम्सिकल, इसका सिनोनिम्स ही बनेगा, ओके। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट छिछोरा होता है, ऐसा व्यक्ति फ्लिपेंट है, छिछोरा इधर उधर घूमता रहता है, उसे कहते हैं फ्लिपेंट कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है आपका, सोलम। सोलम का मतलब होता है बिल्कुल ही कैसा है, सभ्य है, ठीक है ना, और बिल्कुल जैसे मान लो सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग होते हैं ना, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, सोलम कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल नियम कायदों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो व्यक्ति कौन से होते हैं, सोलम होते हैं, ठीक है। हो सकता है पीठ पीछे वो कुछ दूसरे काम करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों के सामने जो दिखने में कैसे होते हैं, बिल्कुल ही कैसे हैं, क्या, सोलम होते हैं। आपने मूवी देखी यस घोड़ यस, यदि आपने देखी हो तो उसके अंदर आपको ये चीज समझाते हैं, सोलम दिखावा कैसे करते हैं लोग, और अंदर से कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा वर्ड है आपका, सोलम, ओके। तो कौन सा, वागिश। वागिश का एंटोनिम्स क्या बनेगा आपका, सोलम। वागिश मजाक क्या होता है, वागिश, वागिश वागा से याद कर सकते हो, वागा है ना, वागा, वागा जो किसमें
तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा हो, तो उसके अंदर वागा का जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, मजाक क्या है, शरारती है, ठीक है ना, तो क्या कहोगे, वागिश, वागे जैसा है, शरारती है, ठीक है ना, नोटी है, ठीक है ना, इस तरह। हाँ, देखो अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसे देखिएगा। देखिए वर्ड है आपका एंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग में क्या होता है, ENTREPRENEUR, करेक्ट है आपका, ये तो सही वर्ड है। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, ENTRE लिखना है, ना कि एंटर, फिर PRE, फिर न्यू NEU, और फिर आपको लिखना है R, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या कहोगे, वर्ड आपका है एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर व्यवसायी होते उसे कहते हैं, इसका मतलब ये तो आपका करेक्ट है वर्ड, ठीक है। रिमनरेशन, रिमनरेशन में REMUNERATION सही है। रिमनरेशन की स्पेलिंग में क्या होता है, क्या होता है, रिमन एरा और शन, इस तरीके से आता है वर्ड, मन एरा शन। कोई भी स्पेलिंग, कोई भी वर्ड को आपको क्या करना है, जब स्पेलिंग टेस्ट में तैयार करते हैं तो वर्ड को तोड़ के याद करिए, वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो मन एरा शन, रिम्यूनरेशन मतलब जो पारिश्रमिक आपको मिलता है उसे कहते हैं, ठीक है ना, पारितोषिक वगैरह जो मिलते हैं आपको, ठीक है, मेहनताना वगैरह मिलता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस सही है आपका, ठीक है ना, जैसे आपने अप्रेंटिस, अप्रेंटिस में क्या होता है, एप APP आता है, एप एक साथ क्या कहोगे, PP, सही लिखा हुआ उसने, ठीक है ना, फिर आप एप रेंट करते हो और आइस लिखते हो, ठीक है ना, एप रेंट आइस, अप्रेंटाइज करेक्ट वर्ड है आपका, एप रेंट आइस, एप रेंट आइस करेक्ट वर्ड है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सॉवरेंटी में क्या होता है, SOVERIEIGNT, ये गलत वर्ड है आपका, इसका मतलब कौन सा है आपका, गलत वर्ड कौन सा है, D, ठीक है। सॉवरेंटी में क्या होता है, SO लिखते हैं, फिर VER वर, फिर EIGN और TY लिखते हैं, सॉवरेंटी, ठीक है ना। तो SOVER सोवर, EIGNTY होता है, तो SOVER ये तो करेक्ट लिख दिया, फिर EIEGN कर दिया, होना चाहिए EIGN और फिर TY होगा, ठीक है ना, तो EIGN होता है सोवर, ठीक है ना, ओके, इस तरीके से। आप वर और EI करना है, ना कि आई, तो EIGN ना कि IE, ये IE नहीं आएगा, सॉवरेंटी, क्लियर है। तो कोई वर्ड आता है उसको आप तोड़ के याद रखिए। तो एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटर में RE रखना है, ना कि ER लिखना है, तो एंटरप्रेन्योर, रिमनरेशन, रिमनरेशन, अप्रेंट आइस, अप्रेंटिस शिष्य होता है, और सॉवरेंटी, ठीक है ना, प्रभुता, संप्रभुता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड है आपका एटिकेट, एटिकेट की स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है इसमें, एटिकेट गलत है। एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट में क्या होता है, EX, देखो एक्सक्विजिट EX, देखो ये वर्ड आपने पढ़े हो पहले, वर्ड है आपका एक्सक्विजिट, तो EXQUISIT होता है एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट मतलब होता है क्या, जो अत्यंत सुंदर होता है उसे कहते हैं एक्सक्विजिट। एक होता है रिक्विजिट, REQUISIT, इस तरह आप क्लस्टर याद कर सकते हो, ठीक है ना। एक होता है परक्विजिट, QUISITE, तो एक्सक्विजिट, रिक्विजिट और परक्विजिट, ठीक है ना। तो एक्सक्विजिट होता है कौन सा, अत्यंत सुंदर होता है उसे कहते हैं, अति उत्तम होता है उसे एक्सक्विजिट कहते हैं। रिक्विजिट जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, अति आवश्यक कोई चीज़ होती है उसे कहते हैं रिक्विजिट। और परक्विजिट होती है ऊपरी आमदनी होती है, या कोई विशेष, कोई आप इस तरह के ऐसे व्यक्ति हो जो सामाजिक आपका क्या मतलब ओहदा इतना अच्छा होता है कि आपको लोगों से और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें अर्निंग आपकी हो, या आप कहीं भी जाते हैं तो आपको विशेष अतिथि सत्कार वगैरह मिलते हैं, तो उसे हम उसे परक्विजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, परक्विजिट। एक्सक्विजिट, रिक्विजिट और परक्विजिट, इसकी स्पेलिंग इस तरीके से आप याद करिएगा, ठीक है। तो एक्सक्विजिट हो गया। अगला कौन सा है, रेस्टोरेंट, तो नॉर्मल है, पहले रेस्ट करना है,
फिर AU लिखना है, रेस्टव, और रेंट RANT करना है, ना कि RENT करना है, ठीक है ना। तो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्ट AURANT करेक्ट है रेस्टोरेंट आपका वर्ड। एक्सक्विजिट EXQUISITE करेक्ट वर्ड है आपका। स्कैवेंजर, देखो स्कैवेंजर में SC लिखना है पहले और फिर एवेंजर लिखना है। क्या लिखना है? एवेंजर, SC एवेंजर, SC एवेंजर, मतलब सिर पर मेला ढोलने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं SC एवेंजर। SC एवेंजर, देखो वर्ड आप आराम से याद करो। एवेंजर, एवेंजर बदला लेने वाला होता है। एवेंजर कौन सा? जो बदला लेने वाला। एवेंजर आपने मूवी देखी हो, बदला लेने वाला। और SC आप समझ सकते हो, SC आपके SC याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट का बंदा है जो क्या है, एवेंजर, बदला लेने के लिए आगे आ रहा है कि उनके साथ पहले लोगों ने ज्यादती करी है, कि मेला ढुलवाया था लोगों ने, बहुत सारे काम करवाए थे, तो अब क्या कर रहे हैं, वो बदला ले रहे हैं। तो ऐसी एवेंजर, ऐसा एवेंजर, बदला लेने वाला, जो पहले क्या करता था, सिर पे मेला ढोल के लोगों के लिए काम किया करता था। वैसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके एवेंजर ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसी एवेंजर, ठीक है ना। तो एवेंजर बदला लेने वाला, और कौन सा? ऐसी, ठीक है। तो सिर पर मेला ढोने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो ऐसी एवेंजर, ठीक है। रिवेंज और एवेंज अंदर होता है एवेंजर, ओके ओके। एवेंजर सबका बदला लेता है, उसे कहते हैं एवेंजर। रिवेंज पर्टिकुलर होता है, ठीक है ना। देखो, तो इसके एवेंजर तो कौन सा होता है यहाँ पर वर्ड आपका, कौन सा? एटिकेट। एटिकेट में क्या होता है, देखो एटिकेट की स्पेलिंग देखो, एटिकेट की स्पेलिंग आपकी क्या होती है, देखो समझना इधर। देखो एटिकेट क्या करोगे, पहले HEETI तो आप लिखोगे एटी, ठीक है। फिर क्यू लिखोगे, यू तो आपको लिखना ही पड़ेगा उसके साथ। क्यू के साथ जब यूज करते हैं इंग्लिश में तो यू जनरली साथ में ही रहता है, ये समझ लो। और लास्ट में ETT करके ई करना है, एटिकेट। ETIQUETTE होगा, ठीक है ना। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखो आप इसे क्लस्टर याद कर सकते हो। जैसे सिगरेट वर्ड होता है, सिगरेट में भी ETTE आता है। सिगरेट की स्पेलिंग में क्या होता है? सिगार होता है। पहले हम सिगार लिखते हैं और सिगार के साथ ETT और ई लिखते हैं। सिगरेट, देखो एक जैसे वर्ड है आपके सिगरेट। जैसे ऑमलेट होता है, क्या करते हैं? ऑम, फिर L और फिर ETTE लिखते हैं, ऑमलेट लिखते हैं। तो इस तरह आप क्लस्टर बना सकते हो, इस तरह के वर्ड्स का क्लस्टर बनाए कि ऐसे कौन कौन से वर्ड इसमें ETTE आता है। तो इस तरह एटिकेट हो गया आपका, ठीक है ना, सिगरेट हो गया आपका, ऑमलेट हो गया, ठीक है ना, ओके, कैसेट हो गया, ठीक है। तो एक्सक्विजिट, रिक्विजिट, पक्विजिट, एटिकेट। तो आपको यहाँ स्पेलिंग किस में गलती है? एटिकेट, ये गलत है आपका A1, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करोगे? ETI एटी, फिर QU और ETTE एटिकेट। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट वर्ड। तो दो स्पेलिंग टेस्ट के आपके दो क्वेश्चन होंगे, दो ही सिनोनिम्स के होंगे, दो ही एंटोनिम्स के होंगे, ठीक है ना। दो इडियम्स आएगी और दो ही वन वर्ड होंगे। तो वर्ड पावर से आपके टोटल 10 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म क्या है देखिएगा। सेंटेंस का पैसिव फॉर्म देखिए, हाँ देखो, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, इट्स टाइम टू सर्व डिनर। इट्स टाइम, इट्स टाइम तो एडवर्बियल है, सीधा का सीधा, इसमें किसी भी तरह का चेंज हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। इट्स टाइम टू सर्व डिनर। अब टू सर्व डिनर का टू सर्व आपका दे रखा है, तो टू इन्फिनेटिव जहां उसका पैसिव वॉइस टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आप क्या बनाते हो? पैसिव बनाते हो। जैसे मान लो आपने लिख दिया सेंटेंस जैसे टू टेक, टू इन्फिनेटिव चार तरह का होता है, जैसे टू टेक कह दिया, ठीक है ना, टू टेक। इस तरीके से कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? टू बी प्लस टेकिंग, आईएनजी वाली फॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। एक परफेक्ट होता है जिसमें टू हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, टू के साथ हैज और हैड नहीं आता, हैव आता है। और एक टू इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्मेट होता है टू हैव और बीन प्लस आप क्या कहते हो? टेकिंग कहते हो। तो इस तरीके से आपका इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो ये टू इन्फिनेटिव चार तरह का होता है। इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, टू टेक का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? टू बी और बी के साथ आप क्या लगाते हो?
थर्ड फॉर्म लगाते हो टू बी टेकन, इस तरह इसका पैसिव वॉइस बनाता है। कॉन्टिन्यूस का पैसिव कैसे बनाते हैं, टू बी और फिर क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं और फिर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ऑप्शन में यदि मान लो कॉन्टिन्यूस का बी बीइंग साथ में है तो वो ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो टू बी टेकन भी इसका पैसिव वॉइस है वो बन जाता है। टू हैव टेकन, इसका क्या बनाते हैं, टू हैव, अब परफेक्ट में बीन लगाते हैं, टू हैव बीन और टेकन कहते हैं, टू हैव बीन टेकन होता है। और इसका क्या बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, टू हैव बीन के साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग और फिर आप टेकन कहते हो। अब ऑप्शन में यदि मान लो हैव बीन बीइंग टेकन नहीं दे रखा है तो परफेक्ट वाला हैव बीन टेकन भी इसका इसी का आपका पैसिव बन सकता है। क्लियर है, तो ध्यान रखना। तो टू टेक का पैसिव क्या बनेगा, टू बी टेकन। तो किसी टू इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने के लिए बी प्लस आपको थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ती है। आपको पता हो कि पैसिव वॉइस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनता है, पहले वीडियो में हमने इसको पढ़ा था और मैं आपके पैसिव वॉइस के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके चलिए, हाँ तो क्या रहेगा इसमें, इट्स टाइम टू सर्व डिनर। अब आपके इट्स टाइम टू सर्व डिनर, अब पहले ऑप्शन में देखो, पहली बात इट्स टाइम सो डिनर शुड बी सर्व्ड, नहीं ऑप्शन बनेगा आपका, सो कोई मतलब नहीं। इट्स टाइम सर्विंग टाइम गलत है। इट्स टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड इसमें आ गया, और इस टाइम डिनर इज सर्व कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ही कौन सा बन गया, सी बन गया, ठीक है ना। इट्स टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, या डिनर के लिए समय है कि उसको सर्व किया जाए। तो इट्स टाइम तो एज इट इज रखना पड़ेगा और डिनर को आपको पहले लिखना पड़ेगा फॉर डिनर और टू बी सर्व्ड, तो आपने कह दिया टू बी सर्व्ड, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने सेंटेंस कह दिया, सेंटेंस आ गया मान लो कि इट्स टाइम, सेंटेंस आ जाए कि इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब मान लो ये सेंटेंस आ गया इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलने का समय है। आपसे पैसिव वॉइस कहते हैं इट्स टाइम तो एज इट इज आपको रखना पड़ेगा, इट्स टाइम में तो आप चेंज कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं है। अब आप कहना इट्स टाइम, अब आपको कहना पड़ेगा फॉर क्रिकेट, या क्रिकेट के लिए समय है कि उसे खेला जाए। अब जब भी कभी टू इन्फिनेटिव का पैसिव है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट को टू इन्फिनेटिव से पहले करोगे तो टू इन्फिनेटिव मस्ट बी इन पैसिव वॉइस, टू बी और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी प्लेड आपने कह दिया। तो इट्स टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, ठीक है ना। तो इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो आप कहोगे इट्स टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा इट्स टाइम टू सर्व डिनर, तो इट्स टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, ठीक है ना। डिनर आर्टिकल ना लगाएं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पैसिव फॉर्म है। एक क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, फादर सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। अब आपने क्या किया, कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, आपने सोच लिया कि क्या करना पड़ेगा, वॉज कर दें। इज का हैज बीन तो वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, इज आ गया और इसमें वॉज कर दिया। अब आपने एक चीज देखना होगा, एक चीज बात ध्यान रखना। पहली बात तो ये क्या है, ट्रुथ में आ रहा है। अब ट्रुथ है तो और फैक्ट है तो फैक्ट आप चेंज वैसे करते नहीं है। और दूसरी बात यहां पर क्या कर दिया आपने, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट कर दिया। ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर दे रखा है तो आगे कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी कभी आपके सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, या सेज हो या विल से हो, तो आगे कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं होगा, चाहे वो कैसा ही सेंटेंस क्यों नहीं आ जाओ। चेंज तब होता है जब यहां पर सैड होना चाहिए, पास्ट होता तो चेंज होता, ठीक है ना। तो सैड होता तो चेंज होगा। अब से का सैड तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। इस सेइंग हम वैसे भी कर नहीं सकते, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब सेज इसमें भी दे रखा है, सेज इसमें भी दे रखा है। अब देखो, अब फादर सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, या फादर सेज दैट कश्मीर वॉज द हेवन ऑन अर्थ, हम वॉज कर नहीं सकते क्योंकि आप सेंटेंस को कैसा रखना पड़ेगा, प्रेजेंट एज इट इज सेंटेंस आएगा। तो ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका प्रेजेंट टेंस दे रखा है, सेज या विल से दे रखा है, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि वो सैड होता तो हम चेंज कर देते और वॉज कर देते, लेकिन ऐसा इस सेंटेंस में हम नहीं कर सकते। फादर सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, या ऑन द अर्थ ना करें, ऑन अर्थ होता है ऑन फूट, ऑन अर्थ, ऑन हॉर्स बैक, ठीक है ना, ऑन अर्थ आएगा, आर्टिकल द ना लगाएं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ओके, गिवन बिलो द फोर 3 जंबल सेंटेंसेस, इनमें से आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। देखिएगा आपका सेंटेंस क्या कह रहा है। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग, देखो सेंटेंस को देखना, आपको पता है कि हैव के साथ में, हैज हैव हैड के साथ सीधी आईएनजी वाली फॉर्म तो लगती नहीं है, आपको बीन लगाना पड़ेगा। अरे भाई, हैव बीन बाइंग होगा तब जाके वो सही बनेगा। लेकिन अब आगे सेंटेंस को देखो क्या कहना चाह रहा है। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग एनवायरमेंट एंड हेल्थ, क्या कोई एनवायरमेंट को या हेल्थ को बाई कर सकता है? नहीं करेगा। कैसे बाई करेगा? ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं आपका। बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी बन रहा है। देखो, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग ऑल्सो क्वाइट कंसर्न अबाउट, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली क्या बनना चाहिए, पहला आपका बन रहा है वाई। पहला क्या बन रहा है, वाई। आप कह रहे हो कि नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी, तो ये बाइंग आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कैपेसिटी के साथ लगा है। खरीदने की कैपेसिटी, खरीदने की ताकत, तो बाइंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी, तो हैव आपकी वर्ब है, मेन वर्ब यहां पर हैव बन रही है, और बाइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, कैपेसिटी के साथ आ रहा है। बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की ताकत, ठीक है ना। तो नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हियर आर एनवायरमेंट एंड हेल्थ। पीपल यहां पर एनवायरमेंट और हेल्थ तो है नहीं, ये तो कहेंगे पीपल हियर आर ऑल्सो क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है ना। यहां लोग कैसे हैं, चिंतित हैं, किसके बारे में, अबाउट एनवायरमेंट एंड हेल्थ, ठीक है ना। वो किसके लिए, एनवायरमेंट, हमारे वातावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो कैसे हैं, वो जागरूक हैं, ठीक है ना। कंसर्न्ड है, वो चिंतित हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, पहला आपका वाई होगा। सेकंड कौन सा होगा आपका, जेड। इसके बाद क्या आएगा, वाई के बाद आपको z कहना पड़ेगा, और लास्ट में आएगा x। तो yzx, yzx किस में आ रहा है, b, सेकंड में आ रहा है yzx, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, कि नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हियर आर आल्सो क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंट एंड हेल्थ, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा होगा, yzx, ठीक है ना। 2017 के प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2017 के प्री में आया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके PQRS के फोकट के मार्क्स से, आराम से इसे कवर करो। देखो सेंटेंस कह रहा है, गिवन द 4 जंबल्ड सेंटेंस है, इन्हें आप सेट करना है। देखो क्या कहोगे, इट हैज बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास, क्या बना हुआ है रूलिंग क्लास के लिए हैंडमेड, देयरफॉर, किस लिए, पहले कुछ तो कहना तो पड़ेगा। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज, कह सकते हो। इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, ये तो फिक्स हो गया। स्टार्टिंग आप कैसे कहोगे, यह एक कहावत है कि नॉलेज क्या है, एक पावर है। स्टार्ट एस से हो रहा है, स्टार्ट एस किस में आ रहा है, इन 2 में एस स्टार्ट हो रहा है, एक तो आपके फर्स्ट में है, एक इसमें है, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ओके। तो पी से स्टार्ट हो नहीं सकता, इससे स्टार्ट होगा नहीं, और पी तो दोनों में पी है, तो ये दोनों वैसे ही कट गए। अब ऑप्शन एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस दोनों में आ रहा है, कौन सा, ये भी है और ये भी। तो इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, आपकी यह पुरानी कहावत है क्या, कि नॉलेज पावर है, ठीक है ना। ज्ञान ही क्या है, ताकत है, ज्ञान ही शक्ति है। फिर आप कह रहे हो, फिर इंट्रो दे रहे हो क्या, कि एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर्स। आप कह रहे हो कि एजुकेशन कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, नॉलेज को क्या करता है, इम्पार्ट्स करता है, एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर्स, और वो एजुकेशन ही क्या करता है, वो नॉलेज ही क्या करता है, आपके पावर को कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियसली एस के पीछे क्या आएगा, आर आएगा। एस आर किस में आ रहा है, एस आर इसमें आ रहा, सी। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहें तो आगे पढ़ सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है आगे पढ़ना। फिर आप क्या कह रहे हो, एस आर, फिर क्यू पी, देयरफॉर
ever since the dawn of civilization, person in power have always tried to supervise to control education. It has been the handmaid of the ruling class. अब P और Q रख सकते हो, लेकिन P और Q ऑप्शन में नहीं है। P और Q किसी भी ऑप्शन में आपके यहाँ पर नहीं है। आप देखो पहले एक ये भी समझ सकते हो, देखो जब इन्हें सोल्व कर रहे होते हो PQRS को, तो कुछ चीज़ें ये है कि ऑप्शन में आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। आप ये सोच रहे हो कि इसके पीछे ये भी आ सकता है, इसके पीछे ये भी आ सकता है, तो देखोगे कहाँ है वो P और Q कहीं ऑप्शन में है क्या? किसी भी ऑप्शन में आपको P और Q नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? P के पीछे Q तो वैसे भी नहीं आएगा। क्या QP कहीं पर दे रखा है? तो QP जरूर ऑप्शन में आ रहा है, QP इसमें आ रहा है, ठीक है ना, QP इसमें भी आ रहा है, QP इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना, तो QP हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये देखना है सेंटेंस के अंदर कि वो जो पॉसिबिलिटी आप सोच रहे हैं इसके अंदर क्या वो ऑप्शन में है कि नहीं। यदि वो पॉसिबिलिटी ऑप्शन में नहीं है तो फिर फालतू दिमाग क्यों लगा रहे हो? हालांकि एक से ही मिल जाता है। इस तरह का आता है कि यह एक पुरानी कहावत है कि, तो बस आपको स्टार्ट इसी से करना होगा। तो कौन सा हो गया? एस, ठीक है, सरल है। जब सेंटेंस का आंसर मिल जाता है तो उससे ज़्यादा पूरा फालतू फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है। जब ऑप्शन ही अटपटे दे रखे हो, ऑप्शन में ही मान लो दो में दे रखा हो, इस तरह SQ दो में दे रखा होता, तो फिर आप देखते कि कहीं कोई गड़बड़ हो सकता है सेंटेंस में, मतलब ये SR दो में दे रखा हो उस कंडीशन में। क्लियर है? सरल है, बहुत आसान है ये तो। हिंदी अर्थ जरूरत पड़े तो करो, अन्यथा जरूरी नहीं है। आगे बढ़िए। अब देखिए आगे आपका क्लॉज टेस्ट। देखिए क्लॉज टेस्ट में पहले आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस को आप देखो, पहले सेंटेंस देखिए कि सेंटेंस क्या क्या बन रहा है, कितने सेंटेंस आए हुए हैं। देखो इसमें क्या है, इस सेंटेंस में क्या है कि पोर्शिया क्लेम्स दैट इवन इफ सी टू लिव एज लॉन्ग एज सिबेला, क्या कह रहे हो, सी वुड डाई as Dinah because she can only be claimed that nobody would be able claimed the manner specified by her father's will। एक सेंटेंस तो ये बना हुआ है, और दूसरा see that nobody would be able to crack casket test and so she was bound to remain unmarried। दो ही सेंटेंस है सेंटेंस के इसमें, इस क्लॉज टेस्ट में दो सेंटेंस आपको दे रखे हैं, और उन दो सेंटेंस के अंदर आपको क्या किया है, फिलर्स भरे हुए। पहले जब भी कोई आता है क्लॉज टेस्ट, उसको एक बार आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ के आपको क्या मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा किस बारे में और क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस है आपका कि पोर्शिया क्लेम्स, पोर्शिया एक कैरेक्टर है, आपने किसमें, ये शेक्सपियर का जो नॉवल है आपका, कौन सा, द मर्चेंट ऑफ नेविस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस जो इटली का एक शहर है, उसमें से लिया गया एक आपका जो कास्केट सीन है उसमें से लिया गया है। देखो क्या है कि पोर्शिया क्लेम्स दैट इवन इफ सी टू लिव एज लॉन्ग एज सिबेला सी वुड डाई। अब देखो यहां क्या किया हुआ है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और यहां इफ दे रखा है। सेंटेंस में क्या है, इफ कंडीशन का सेंटेंस बनता है। आपको पता है आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है, और इमेजिन यदि कोई करता है कि आपको यदि कहना हो कि यदि मैं राजा बन जाऊं, तो आपको कहना पड़ेगा इफ आई वर अ किंग। आपको उस कंडीशन में कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कंडीशनल सेंटेंस आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, और इमेजिन करना हो किसी भी तरह का, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो आकाश में उड़ूं, तो आप कहना पड़ेगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आपको कहना हो यदि मुझे हिल स्टेशन जाने का मौका मिले तो मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊं। अरे हिल स्टेशन जाने का मौका मिले मीन्स इफ आई वर टू, क्या कहोगे, इफ आई वर टू गो टू ए हिल स्टेशन। इसका मतलब वर के साथ आपको टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां ना तो इज आ सकता है, ना यहाँ वॉज आ सकता है, ना हैज आ सकता है, आपको वर ही लिखना पड़ेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस इफ के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं जब आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इफ में आप वर का इस्तेमाल करते हो, वर या वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जब आगे वुड के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, कंडीशनल सेंटेंस है आपका, वुड बी है तो वुड के साथ कोई भी फर्स्ट फॉर्म कर दो, वुड गो कर दिया, ठीक है ना, इस तरह। तो आपको वर लगाना होता है। जब हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, आप काल्पनिक सेंटेंस बनाते हो, यदि मुझे वहां जाने का मौका मिले, इफ आई वर टू गो देयर, ठीक है ना। आपको यदि वो डॉक्टर बन जाए तो गरीबों की सेवा करे, इफ सी वर, ठीक है ना। तो इफ सी वर अ डॉक्टर सी वुड सर्व द पुअर, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका। तो आप कह रहे हो सेंटेंस में कि पोर्शिया क्लेम्स दैट इवन इफ सी वर टू लिव एज लॉन्ग एज सिबेला। आप पोर्शिया ये बताती हैं क्या, ये क्लेम करती हैं कि चाहे उसे क्या कि उतना लंबा जीना पड़े जितना कि सिबेला जीती हैं, सी वुड डाई एज क्या कर एज डायना। अब आगे देखो क्या कह रहा है, देखो सी वुड डाई एज रियल, एज क्लियर, एज प्लेन या एज प्योर। क्या कहना पड़ेगा, एज प्योर, ठीक है ना। देखो हालांकि ये कौन सा नोवेल से लिया गया है, जिसने नोवेल को पढ़ रखा है उनके लिए तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। आपने स्टोरी पता हो जिसने पढ़ा हो, ठीक है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस की आपने स्टोरी यदि पढ़ी हो तो पोर्शिया क्लेम दैट इवन इफ सी वर टू लिव एज लॉन्ग एज सिबेला, सी वुड डाई एज प्योर एज डायना, ठीक है ना, एज प्योर एज क्लियर। देखो इनमें से तो खैर कोई सा भी बन सकता है, लेकिन अभी देखो आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं तब पता चलेगा देखो क्या कहना चाह रहा है। एज ये टर्न इन थॉट वाला क्वेश्चन है, वैसे तो इसे टर्न इन थॉट क्वेश्चन कहते हैं। सेंटेंस के आखिर में हमें पता चलता है, आखिर में पता चलता है कि इसमें से क्या होना चाहिए, वो प्लेन कहना चाह रहा है, रियल कहना चाह रहा है, प्योर कहना चाह रहा है। तो उसमें से ये टर्न इन थॉट क्वेश्चन कहलाता है ये, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है। अभी देखो प्योर क्यों होगा, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। तो पोर्शिया क्लेम्स दैट इवन इफ सी वर टू लिव एज लॉन्ग एज सिबेला, सी वुड डाई एज प्योर, आप प्योर मान लीजिए एक बार, एज प्योर एज डायना, बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड द मैनर, फ्रॉम द मैनर, थ्रू द मैनर, एट द मैनर या इन द मैनर। ऑब्वियसली इन द मैनर आपको कहना पड़ेगा, तो खैर फिक्स प्रेपोजिशन आ जाएगा। तो क्या कहो, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल, ठीक है ना। आपने स्टोरी सुनी हो तो पोर्शिया के जो पिताजी हैं उन्होंने क्या एक विल रख रखी होती है कि उन्होंने एक टास्क दे रखा होता है, कास्ट का टास्क दे रखा होता है, 3 डिब्बे बॉक्स रख दिए होते हैं, ठीक है ना। एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर का होता है, एक लेड का होता है, वो उनको रख दिया जाता है और कहा कि जो इस कास्केट को खोलेगा, ठीक है ना, उसी से मेरी बेटी है वो शादी करेगी, ठीक है ना। यदि वो नहीं खोल पाया कोई तो वो जीवन भर क्या रहेगी, अनमैरिड रहेगी, वो अविवाहित रहेगी। ये एक उसमें स्टोरी बनती है, ठीक है ना। तो लास्ट में एक बंदा जो होता है, जो लेड वाला जो बास कास्केट है वो खोलता है और उससे उसकी शादी होती है। तो ये आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक सीन है, शेक्सपियर की आपका नॉवल है उसका सीन है। तो उसमें ये बताया जाता है कि वो ये कहती हैं, क्योंकि पोर्शिया ये क्लेम करती है, ये बताती है कि क्या कि चाहे उसे उतना लंबा जीना पड़े जितना कि सिबेला जीती। सिबेला जो आपकी गोडेस है, ठीक है ना, गोडेस ऑफ प्योरिटी कह सकते हो, ठीक है ना, आपके प्योरिटी की जो देवी हैं, ठीक है ना, जो वर्जिनिटी की देवी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ही उसे कहते हैं। तो क्या कहोगे, तो सी वुड डाई एज डायना, बिकॉज देखो सी वुड डाई एज प्योर एज डायना। जैसे डायना भी आपकी गोडेस है, डायना की तरह और सिबेला की तरह। यदि आप कह रहे हो कि वो क्लेम करती है कि चाहे उसे उतना लंबा जीना पड़ जाए जितना कि सिबेला जो देवी है उतना जीना पड़े, ठीक है ना, तो वो कैसे मरेगी, वो प्योर मरेगी, मतलब बिल्कुल ऐसे प्योर मरेगी जैसे कि डायना मरी थी। डायना जिसने शादी नहीं करी थी, बिल्कुल प्योर रही थी, ठीक है ना। उस अर्थ में जो ये भी गोडेस ही हैं, गोडेस ऑफ वर्जिनिटी, ये भी, बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड इन द मैनर स्पेशली बाय योर फादर्स विल। आप कह रहे हैं कि वो तभी शादी कर पाएगी, ठीक है ना। आपको पोर्शिया ये कहती है कि वो तभी शादी कर पाएगी जब उसके फादर के जो टास्क दे रखे हैं उन्हें वो कंप्लीट करेगी। यदि वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो क्या हो जाएगी, वो तभी वो बिल्कुल ही प्योर रह जाएगी और वो शादी है वो नहीं कर पाएगी, चाहे उसे जितना लंबा है वो जीना पड़ सकता है। आगे क्या कह रहे देखो, सी दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सी विल वरी, सी हैज वरी, सी वरीज या सी वरीड। अब देखो सी
दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक, आप कह रहे उसे तोड़ नहीं पाएगा, तो क्या कहोगे? सी विल वरी तो कोई मतलब नहीं, हैज वरी, हैज के साथ वरी आएगा नहीं, और सी के साथ वरी हम लगा नहीं सकते, तो क्या कहोगे? सी वरीज। आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो वैसे ही दे रखी है ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो आगे फ्यूचर दो क्लॉज आपके फ्यूचर में नहीं हो सकते, तो एक क्लॉज यदि फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में होगा, तो आपने कह दिया क्या? वरीज। देखो तो क्या कहोगे? सी वरीज दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक कास्केट टेस्ट, कास्केट टेस्ट, एंड सो सी वॉज बाउंड टू रिमेन अनमेरिड। तो वन कास्केट टेस्ट, अ कास्केट टेस्ट, आपको पता है सेंटेंस के अंदर आपने क्या किया है, तो क्या पर्टिकुलर कास्ट के टेस्ट की बात कर रहे हो तो आर्टिकल द लगेगा। जब भी कभी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर किसी भी कास्केट की बात, मतलब चीज की बात की जाती है, तो हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। द फर्स्ट आप कह रहे कि पोर्शिया क्लेम दैट इवन इफ सी वर टू लिव एज लॉन्ग एज सिबेला सी वुड डाई। अब आपको पता है यहाँ पे स्टोरी के रूप में आपको प्योर ही कहना पड़ेगा, आप सेंटेंस में यही कहना चाह रहे हो, खास के टेस्ट है उसको उसे पार करना पड़ेगा, ठीक है, और वो रिमेन अनमेरिड भी कह रहे हो आप सेंटेंस में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्योर कहना पड़ेगा, ठीक है ना, प्योर एज डायना, बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल, ठीक है ना। सी क्या कहोगे? वरीज, क्या कहोगे? सी वरीज दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक द कास्केट टेस्ट एंड सो सी वॉज बाउंड टू रिमेन अनमेरिड, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो कि पोर्शिया ये कहती हैं कि उसे उतना लंबा जीना पड़ सकता है, चाहे उसे उतना लंबा जीना पड़ जाए जितना कि सिबेला जी थी, ठीक है ना, तब तक भी वो कैसी रहेगी? इतनी प्योर रहेगी जितने की डायना थी, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, वो केवल तभी शादी कर सकती है जब उसके जैसे कि उसके फादर ने एक मैनर तय किया है, 3 जो टास्क उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है ना, और उन टास्क में यदि वो कोई पार कर पाएगा तभी वो शादी कर पाएगी। यदि उस कास्केट को कोई टेस्ट को यदि कोई पार नहीं कर पाए, उसे इस बात का डर है कि यदि वो कास्केट का कोई टेस्ट यदि कोई पार ही नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो उसे क्या रहना पड़ जाएगा? उसे पूरी जीवन भर अविवाहित रहना पड़ जाएगा, जैसे कि डायना रही थी, जैसे कि सिबेला रही थी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आपको क्या कहना पड़ेगा? प्योर कहना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कहोगे? प्योर, ठीक है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस यदि आपने शेक्सपियर का नॉवल यदि पढ़ा हो तो उसका एक कास्केट सीन है, उसमें से लिया गया है आपका पार्ट, ठीक है ना। तो ये क्लॉज टेस्ट था आपका, ओके, ठीक है, सरल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और बने रहें आप क्लास में, डेली हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा तब तक हम इन टेस्ट को करेंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, ठीक है ना, ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।